ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी मां वैष्णो देवी की, माता वैष्णो देवी के दरबार की और हिंदू मुस्लिम तकरार की। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो भी गया है माता वैष्णो देवी के दरबार में, आप हो, मैं भी गया हूं, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा, जय माता दी करते जा, गाते गाते वो 14 किलोमीटर का फासला आदमी तय कर लेता है। और उसमें मददगार कौन होता है? मत्था टेकने तो हिंदू जाते हैं, सिख भी जाते हैं, पर ज्यादातर हिंदू। उनके सहायक कौन होते हैं? वो पिट्ठू वाले, वो मददगार, वो पालकी लेकर जाने वाले, वो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं। धार्मिक स्थल है ये हिंदुओं का, माता वैष्णो देवी का मंदिर, लेकिन मजहबी भाईचारे की वो मिसाल है, वो दरबार। पर वहां हो गई है हिंदू मुस्लिम तकरार, और हुई भी किस बात को लेकर? तालीम को, पढ़ाई को लेकर, डॉक्टरी को लेकर। मतलब अब कुछ नहीं बचेगा इस देश में जिसमें हिंदू मुसलमान ना कर दिया जाए। वहां पर श्री माता वैष्णो देवी एक मेडिकल कॉलेज चलता है, 50 सीटें उसमें। इस मेडिकल कॉलेज का जो पैसा आता है, वो जो माता वैष्णो देवी को श्रद्धालु भक्त लोग चंदा देते हैं, उसमें से पैसा आता है। अब वहां पर 50 छात्रों का एडमिशन हुआ, उनमें से 42 यानी कि 84% वो मुस्लिम थे। अब वहां हल्ला कट गया है, अरे हिंदुओं का पैसा हिंदू चंदा देते हैं, ये मुसलमान कैसे एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग सर हिला रहे होंगे कि बात तो ठीक है, बात तो वाजिब है। फिर तो पढ़ाई भी एक जगह सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे, एक जगह हिंदू पढ़ेंगे। आप कहेंगे ऐसा तो हो रहा है। वो व्हाट्सएप पर गलत जानकारियां भी चलती हैं कि जामिया में तो हिंदू कहां पढ़ते हैं लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर तो मुसलमान ही पढ़ते हैं। बहुत से बीजेपी के कट्टरपंथी नेता वो कहते हैं ये तो आतंकवादियों की पनाहगाह है, और राष्ट्रीय मीडिया वो आपको आंकड़े देना भूल जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको जानकर ताज्जुब होगा, कोई आरक्षण नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर तो आप सुनकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम छात्रों से ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं पगला गए हो संदीप चौधरी। बिल्कुल पगला मैं नहीं गया हूं, वो चश्मा ऐसा आंखों पर चढ़ा दिया गया है। ये मजहब की सियासी दुकानदारी, ये ऐसी अफीम चटाई जा रही है कि क्या पूरा देश मदहोश होता जा रहा है। और अभी तो और तफसील मैं आपको देने वाला हूं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा है, ये गाइडलाइंस नेशनल मेडिकल काउंसिल की बनाई हुई है। ये कमीशन, ये आयोग का गठन किसने किया? देश की संसद ने। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा। एनएमसी की गाइडलाइंस के काम हिसाब से ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतर गए हैं बीजेपी के लोग कि ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता तो मुसलमान कॉलेजों में ही, यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, हिंदुओं के लिए अलग, पारसियों के लिए फिर अलग। फिर तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये तो पारसियों का बनाया हुआ है, वहां पारसी छात्र ही होने चाहिए, उसके वाइस चांसलर भी पारसी होने चाहिए। हैं क्या?
आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं मां वैष्णो देवी के दरबार की, हिंदू मुस्लिम तकरार की, पढ़ाई पर घमासान और मजहब की सियासी दुकान जो सज गई है जम्मू में। इसकी तफसील मैं आपको दूं उससे पहले अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई फिर तो हर जगह कि माता वैष्णो देवी हिंदू चंदे से ये मेडिकल कॉलेज खुला है तो सिर्फ हिंदू पढ़ने चाहिए, फिर तो सेंट स्टीफेंस में सिर्फ ईसाई पढ़ने चाहिए, जामिया में सिर्फ मुसलमान पढ़ें। और टिस का मैंने जिक्र किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। अब टाटास तो पारसी हैं, तो सिर्फ पारसी पढ़ने चाहिए क्या? और फिर मैंने ब्रेक लिया। उसका असर यह हुआ, ब्रेक में मुझे मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता रहे हैं कि एक मेहमान जिनको ससम्मान मैंने न्योता दिया था कार्यक्रम में आए, वो टिस के वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी। वो उठकर चले गए क्योंकि उन्हें पता था अब सीधा सवाल पूछा जाने वाला है। फिर एक पारसी संस्थान में एक हिंदू वाइस चांसलर कैसे बना हुआ है? यह किस तरह की सियासी दुकान सज रही है मजहब के नाम पर? चलिए आता हूं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। श्री वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है वो तो 2004 में उद्घाटन हो गया था। और उद्घाटन भी किसने किया दर्शकों? उद्घाटन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। 19 अगस्त 2004। उफ नहीं की, हिंदू चंदे से चलने वाली यूनिवर्सिटी उद्घाटन एक मुसलमान कर रहा है। 20 साल में हम कहां आ गए? अब इस साल 2025 में वहां पर एमबीबीएस के छात्रों का पहला जत्था, पहला बैच, ये अभी शुरू हुआ है, ये मेडिकल एक्सीलेंस का इंस्टीट्यूट। तो 50 छात्रों को दाखिला दिया गया, 100 को देना है आने वाले दिनों में, मतलब 1-2 साल बाद, लक्ष्य वो है। तो 42 मुसलमान, 7 हिंदू और 1 सिख, इनको दाखिला मिला। और दाखिले में जो प्रक्रिया नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद है, और यह बनाई गई है संसद द्वारा 2019 में, 2019 का जो कानून है उसके तहत यह चलती है। अब इसकी गाइडलाइंस क्या हैं, दिशा निर्देश क्या हैं? कि उन छात्रों को दाखिला दिया जाएगा नीट की मेरिट लिस्ट के आधार पर, जो वरीयता में ऊपर आए हैं। तो यहां पर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, BOPEE, इसने कुल मिलाकर 5,865 छात्र जो नीट में उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2,000 को काउंसलिंग के लिए बुलाया। और फिर ये 42 छात्र मुसलमान, 7 हिंदू, 1 सिख, इनको दाखिला दे दिया गया श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में। प्रबंधन ने एनएमसी को कहा था कि भाई नहीं, हिंदू छात्रों के लिए ही करिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, यह कायदा यह है, यह कानून है, और आप कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट तो है ही नहीं। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में भी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई आरक्षण नहीं है मुस्लिम छात्रों के लिए। यह गलत व्हाट्सएप ज्ञान और आतंकी पनाहगाह बता दिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। आपको यह जानकर हैरानी होगी, सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च, CSR और NOUS, इन्होंने एक रिसर्च की, और इस रिसर्च में 23 जो यूनिवर्सिटीज मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 55% छात्र हिंदू हैं।
दिमाग में कुछ बल्ब जला? थी ये जानकारी? जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 55% हिंदू छात्र हैं, 42% मुसलमान हैं। और हम हर बात पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, सुनील शर्मा, वो क्या तर्क दे रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। वहां पे जरूर धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अन्य धर्म से जो भी छात्र वहां पे आएगा उसकी अपनी जीवन शैली है, उसकी अपनी जीवन पद्धति है, उसका अपना दृष्टिकोण है, उसकी अपनी पूजा पद्धति है। कल कहीं पे भी ये क्लेश हो सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर क्लेश हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो सकती है। अब तक तो नहीं हुआ, यह माहौल पहले से ही तैयार किया जा रहा है। और 85% तो आरक्षण है जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल्स के लिए। जम्मू कश्मीर के छात्र ही 85% वो दाखिला लेंगे श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। जम्मू कश्मीर में कुल जो आबादी है उसका 68% 68.32% मुसलमान हैं, 28.44% हिंदू हैं। तो मतलब माहौल ये बना रहे हैं कि कोई हिंदू जाकर श्रीनगर में नहीं पढ़ सकता, कोई मुसलमान आकर जम्मू में नहीं पढ़ सकता। और पूरे देश का आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये संसद द्वारा स्थापित एक परिषद का फैसला है। और जम्मू कश्मीर जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मनोज सिन्हा। वो तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। और यूनियन टेरिटरी की कमान किसके हाथ में है? वो भी मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा कुछ और कर रहे हैं, एनएमसी कुछ और कह रहा है, और नेता प्रतिपक्ष कुछ और कह रहे हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वैष्णो देवी का दरबार, छिड़ी हिंदू मुस्लिम तकरार और पढ़ाई पर घमासान सजी मजहब की सियासी दुकान। चर्चा में मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, एनडीए के अहम घटक, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं उनके राशिद अल्वी 1-to-1 एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे। संदीप वजीर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और एकेडमिक हलकों में इनका अच्छा खासा दखल रहा है, छात्रों को पढ़ाते आए हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण होने थे, वो चले गए, कुछ सवाल शायद जवाब ना देते बन रहा था, पहले ही समझ में आ गया। तो अब उनकी जगह वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला अब मैंने जोड़े हैं, और शुक्रिया आप लास्ट मिनट कहने पर, निवेदन पर जुड़ भी गए। और मेरे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाते भी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अब मतलब चंदा हिंदू दे रहे हैं तो वहां मुसलमान नहीं पढ़ेंगे? नई धारा, पढ़ाई पर नया घमासान, नई तकरार, मजहब की दुकान सज रही है, सियासी दुकान। संदीप जी, शिक्षा सभी के लिए है और शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सभी का ज्ञान, समाज का बोध होना और देश समाज की विकास की प्रक्रिया में योगदान देना, व्यक्तिगत जीवन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना और जीवन को आनंद पूर्वक जीते हुए
हम जो कर सकते हैं समाज जीवन के लिए वो काम करेंगे। तो उसमें शिक्षा हमको एक शांति देता है, कि स्पिरिचुअलिटी है, एक सामाजिक दायित्व है और जीवन को अच्छे ढंग से जीने का एक माध्यम है, जो संबंधों को भी हमें बोध कराता है और सभी प्रकार के संबंधों को बोध कराता है। तो शिक्षा में कहीं पर भी किसी भी तरह का दबाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर न भारत में था, न भारत और में ये है, नेता न भारत प्रतिपक्ष में जम्मू रहेगा। कश्मीर विधानसभा के बीजेपी के, आप ही की पार्टी के नेता, वो तो कह रहे हैं वैष्णो देवी धाम एक धार्मिक स्थान है, चढ़ावा सनातन और भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए है, अलग पूजा पद्धति अपनाएंगे तो हम उनको एडमिशन क्यों दें, उनका एडमिशन क्यों होना चाहिए, दाखिला क्यों होना चाहिए? देखिए संदीप जी, उनके कहने के अर्थ को समझने की यहाँ जरूरत है। अरे वो तो कह रहे हैं वर्तमान बढ़ में जाएगा, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की दिक्कत हो जाएगी, वो तो बल्कि भड़का रहे हैं लोगों को। वो जो बात कह रहे हैं उसके अंदर उसके निहितार्थ को समझने की आवश्यकता है। वहां संदीप जी कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर, स्थानीय व्यवस्था और स्थानीय जो नेतृत्व कर रहा है राज्य का, उसकी मनसा किस तरह की चीजों को प्रस्तुत करना है ये समझना पड़ता है। और ये समझने के लिए यदि नेता प्रतिपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति अच्छा, है। इसमें और इसको आपत्ति जोर भी देना नहीं, चाहिए कलेश कि- हो जाएगा, कानून व्यवस्था हो जाएगी। मतलब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमान छात्र नहीं पढ़ सकते? संदीप जी ऐसा उन्होंने कहा क्या? और क्या उनका कह रहे ये हैं बयान है क्या? और क्या कह रहे हैं वो वो किस बात ऐसा का नहीं कह प्रदर्शन रहे हो रहा है, किस बात के झंडेबाजी हो रही है, नहीं। किस बात की आग लगाई जा मैं रही वही है? कह रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है संदीप जी। इस बात को समझने की जरूरत है कि 2004 में अब्दुल कलाम मुसलमान होकर उद्घाटन नहीं किए थे। भारत के राष्ट्रपति के नाते, भारत के एक मेरिट भी वैज्ञानिक कुछ के है, कोई कायदा नाते- कानून है, नीट की मेरिट के तहत वही बात मैं एनएमसी ने इजाजत दी है, प्रबंधन इस पर ऐतराज दर्ज करा रहा था, उसको दरकिनार किया गया। देखिए संदीप जी, आपके पूर्व के भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आपने जामिया का जिक्र किया, आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किया। ये रोस्टर एक प्रक्रिया होती है, उस रोस्टर के बाद एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है। उसमें एक डिपार्टमेंट को संचालित करने के लिए सामान्यतः जो नियम होता है उसमें एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अनुपात होता है और उसमें सभी वर्गों का समावेश होता है, सभी जात, यानी हमें एससी एसटी ओबीसी इन सबको भी रखना पड़ता है। में भ्रामक एक तो पहले जानकारी फैला दो, थोड़ा भड़का दो, क्लेश बढ़ेगा। जैसे आपको तो जानकारी है प्रोफेसर साहब, मैं आपकी जानकारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, आम दर्शक को तो ये अंदाजा ही नहीं होगा। आज शायद उन्हें किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया कि जामिया हो, एएमयू हो, वहां ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं बजाय कि मुस्लिम छात्र, और कोई आरक्षण नहीं है एएमयू में। आपके नेता तो ये कहते फिरते हैं कि वो तो आतंकवादियों का अड्डा है, वहां तो आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं एएमयू में। जहां जो गतिविधियां वो रघुराज प्रताप सिंह और क्या कह रहे हैं? 3 दिन से यही बात, यही रट लगा रहे हैं। आप ही के उत्तर प्रदेश में मंत्री है ना। देखिए संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम शिक्षा पर आपके साथ खड़े हैं, शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, लेकिन जो संलिप्तता है, जो सामाजिक ताना बाना और देश के खिलाफ जो षड्यंत्रों में साजिश है और जिसका केंद्र यदि बन गया है और बार बार और तमाम प्रकार के लोग वहां एक ही तरह के, एक ही प्रकार के और जेएनयू के बारे में आपके नेता कहते घूमे, पर ये भूल गए कि निर्मला सीतारमण भी जेएनयू में पढ़ी और एस जयशंकर भी जेएनयू से ही निकले। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जेएनयू में उसकी बात की जा रही है कि जो देश को तोड़ने की बात, वही पिक एंड चूज किया जा रहा है, जेएनयू की बात नहीं की जा रही है, जेएनयू तो चूज किया जा रहा है ना। जेएनयू पवित्र स्थल है संदीप जी। जिस माता के दरबार में मुसलमान भाइयों की मदद के बिना यात्रा ही पूरी नहीं होती और कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उस जमीन पर हिंदू मुसलमान जब हो रहा है, आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है? प्रोफेसर साहब ईमानदारी से बताइए। संदीप जी, मुझे आपसे कहीं ज्यादा दर्द है इस बात का, आपसे कहीं ज्यादा है, लेकिन
वहां पर षड्यंत्र होता है और देश को तोड़ने के लिए यदि साजिश की जाएगी तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। उसको कभी साबित नहीं किया जाएगा, उसको साबित नहीं किया जाएगा, बस वो कटे पिटे वीडियो क्लिप्स जोड़कर दिखाए जाएंगे। ऐसे में संदीप वजीर पर मैं पलटकर ये सवाल पूछूं, भाई चंदा हिंदू दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम छात्र क्यों पढ़े? या 42% 84% दाखिले उनके हों? ये तो नाइंसाफी है ना। सर पहले तो मैं खुश नसीब हूँ कि आपने आपके शो पे आज आया। आपको बड़ी देर से फॉलो करता था, तो आज आपके शो पे आने का मौका मिला, बड़ा एजाज़ की बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया। सर पलट के मैं ये आपके सवाल का ये जवाब भी तो दे सकता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर असम्बली जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, जिन्होंने ये एक्ट पास किया और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो मुसलमान थे। तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने की? जब इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं तो वो पूरे समाज को साथ लेके चलने और समाज की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो समाज का हिस्सा ही तो हैं। अगर हम वहां पे पिक एंड चूज करनी शुरू कर देंगे, देखिए ये जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो बच्चे आए हैं। नीट के एग्जाम हुआ, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू उनकी काउंसलिंग हुई, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई। तो क्या इसमें भी आप बोलेंगे कि कोई ये प्रोसेस फ्लॉड था? कोई माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कोई माइनॉरिटी स्टेटस तो नहीं होल्ड कर रही ना, वो तो एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है। तो उस स्टेट की यूनिवर्सिटी पर अगर है, तो वहां पे हर जितना मेरा एज ए सिख उस जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू आबादी 28.44% है और बिल्कुल ही नगण्य है, अगर हम घाटी की बात करें, वो तो जम्मू में तादाद ज्यादा है, तो क्यों नहीं माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को और इस मेडिकल कॉलेज को भी? ये तो पहला ही बैच हुआ है इस बार शुरू वहां पर। सर ये एक अलग क्वेश्चन अराइज हो गया ना। अभी अब इस बात के बारे में बात बाद में की जाएगी। अभी जो बात हो रही है वो इस बारे में बात हो रही है कि जो एडमिशन दी गई हैं क्या वो गलत हैं या सही हैं। तो वो तो पूरी प्रक्रिया से दी गई हैं और बच्चों को, और मैं मानता हूं ये बात कि माइनॉरिटी स्टेटस वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं, वहां पे 50% जो है वो माइनॉरिटी के लिए रखा गया होता है। लेकिन जैसे आप आपको मैं इस्लामिया में 50% की उसके ऊपर आपको 50% मुसलमान रखने हैं, उसमें भी अब थोड़ा तरमीम हो गया है, थोड़ा बदलाव किया गया है, संशोधन की। अब पीजी जो है या पीएचडी करने वाले जो छात्र हैं उसमें भी वो यूनिवर्सिटी तय करेगी कि हमें 50% मुसलमानों के लिए आरक्षित रखनी है सीटें या नहीं रखनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। राजौरी में यूनिवर्सिटी है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, आप उसका एग्जांपल ही ले लीजिए। वो भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, लेकिन वक्फ बोर्ड की भी उसमें मुदाखलत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदू ही पढ़ रहे हैं या मुसलमान ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या उनको ही तरजीह दी जा रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे एम्प्लॉइज तक जो हैं वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो वहां पर संदीप दिलचस्प बात यह है, सर कहने की बात यह है, श्राइन बोर्ड जिसके अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है मनोज सिन्हा, श्राइन बोर्ड कुछ नहीं बोल रहा, उसने चुप्पी साध ली है। नेता प्रतिपक्ष अग्रेसिव है और यहां पर धरना प्रदर्शन की भी बात हो रही है। कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया हैं रिटायर्ड, इन्होंने सड़कों पर आंदोलन करने की धमकी दी है, पर श्राइन बोर्ड चुप बैठा हुआ है। सर देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा से ही डिवाइसिव रहा है। उन्होंने इसी के ऊपर तो वोट लिए आज तक। और सुनील शर्मा साहब ने यह बात, जो आपने उनका क्लिप दिखाया कि क्लेश हो सकता है, दंगा भड़काया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये मेरे को तो ये लगता है कि सुनील शर्मा साहब जो है कुछ सोच के नहीं बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि कश्मीर में लोगों को प्रमोशंस दी जा रही हैं और जम्मू के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि उनको यह नहीं पता था कि प्रमोशन की एक लिस्ट होती है, बकायदा लिस्ट के अकॉर्डिंगली प्रमोट किया जाता है। तो वो कहने को कुछ भी कह देते हैं, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को जो सूट करता है वो उसके ऊपर बात करते हैं, ना कि कोई। वाजपेयी साहब श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि सूबे के उपराज्यपाल, वो सीधा आके अपना स्टैंड साफ कर दें। श्राइन बोर्ड क्यों चुप्पी साधे बैठा है? संदीप जी, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी दिल से,
और आप वाकई सम्मानित पत्रकार हैं, हाँ, लेकिन बात का बतंगड़ क्यों बना दिया? हाँ। क्या हुआ अभी? एक संगठन ने अपने विचार, संगठन ने नहीं, एक सेकंड, हाँ। एक संगठन ने अपने विचार सामने रख दिए। उन्होंने कहा मुख्य विपक्षी दल है। अरे बीएचपी क्या है, बजरंग दल क्या है? नहीं, सुनील शर्मा कौन है? सुनील बीजेपी के हैं, क्या हाँ, दिक्कत नेता है? प्रतिपक्ष है विधानसभा में। आप एक बात तय कर लो कि इस देश में कोई अपने विचार रख सकता है या नहीं रख सकता? विचारों की स्वतंत्रता है कि नहीं है? कलेश बढ़ सकता है, कानून कल को व्यवस्था क्या की हो सकता समस्या है, हो उस पे सकती क्या है। डिबेट करोगे आप? क्यों नहीं करेंगे? आज क्या हुआ है? अब पढ़ाई में भी क्या हुआ मजहब है? की सियासी दुकानदारी घुसा दी। किसी कहां मजहब के नाम पर तकरार होगा? कोई चेयरमैन साहब की कोई स्टेटमेंट आ गई हो, गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट आ गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ गई, कहीं कुछ नहीं है। उन और बच्चों का क्या होगा? देखिए वाजपेयी साहब, जी, थोड़ा सा, जी, और मैं चलो, यहाँ पर चलो, कोई चलो, संवेदनाएं किसी की बहुत भड़का बढ़िया, नहीं बहुत रहा हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने देखा है देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी छात्रों के साथ क्या बदसलूकियां की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनको वहां से भगा दिया गया। ये 42 छात्र जो हैं, जो नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर वो आए, BOPEE का जो प्रोसीजर था, प्रक्रिया, उसे फॉलो करते हुए वो आकर पढ़ेंगे, वो आसानी से बिल्कुल मुतमईन होकर पढ़ पाएंगे। उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर कोई ऐसी जरूरत करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा देश रूल बुक से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इस तरह की शंकाएं पैदा न करिए। पैदा ना करें। मैं बिल्कुल नहीं, मैं इससे शंकाएं तो पैदा की जाती हैं, यूनिवर्सिटीज को लांछन लगा दिए जाते हैं। कानून है, ऐसे लोगों द्वारा जो उन यूनिवर्सिटीज में कभी घुस ना पाए। संदीप जी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में जो लोग कमेंट देते हैं, कभी जिंदगी में एडमिशन लिया आप है? इसको इक्वेट करेंगे कि विचारों की स्वतंत्रता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर आप यहाँ पर माहौल बिगाड़ दो, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दो। ऐसा है ना, उनके कहने से क्या रूल बुक चेंज हो गई? क्या स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो गया? क्या जो गाइडलाइन इशू की है मेडिकल काउंसिल ने, क्या वो लागू कर दे? कहीं कुछ नहीं है। देखिए, आपके सामने हुआ, मैं किसका सवाल पूछता, उनके वाइस चांसलर हमारे साथ जुड़ने वाले थे, चले गए। पारसी, अगर टाटा वाले ये कहने लगे कि हम तो भाई पारसी हैं, तो टाटा ने इतने स्कूल कॉलेजेस खोले, फिर तो कोई और पढ़ ही नहीं पाता। संदीप जी, अगर मगर में हम नहीं जाएंगे। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, अगर मगर में जाना जरूरी है। यथास्थिति ये है कि एडमिशन हो गए, बच्चे स्वतंत्र रूप से स्टडी करेंगे, कोई गाइडलाइन चेंज नहीं की, कोई कानून चेंज नहीं किया, कोई रूल चेंज नहीं किया। राजकुमार भाटी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तिल का ताड़ बना रहा हूं क्या राजकुमार भाटी में? और ये अगर मगर करने से कोई वो नहीं होता। एडमिशन हो गए, श्राइन बोर्ड चुपचाप बैठा है, कुछ है नहीं, बात का बतंगड़ बना रहा हूं मैं। A.K. वाजपेयी जी जो कह रहे हैं, इनका दिल तो कुछ और कह रहा होगा, लेकिन जुबान से इन्हें कुछ और कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे मित्र हैं, बहुत प्रिय है, मैं जानता हूँ इनका दिल बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि आप बात का बतंगड़ बना रहे हो। कोई LG ने कोई बयान दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है, किसी जिम्मेदार आदमी का बयान आया है, श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष का आया है। यही तो चिंता की बात है वाजपेयी जी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि मुसलमानों का एडमिशन नहीं होना चाहिए, और किसी जिम्मेदार आदमी का कोई बयान नहीं आ रहा। ये जो बात आप कह रहे हैं वाजपेयी जी, जो आश्वासन आप दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाना चाहिए नहीं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिया जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे गैर जिम्मेदार संगठनों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, रूल रेगुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी और रेगुलर क्लास चलाई जाएंगी। उनकी ओर से बयान नहीं आया है नहीं। जब नीट के माध्यम से एडमिशन हुए हैं, रूल रेगुलेशन से एडमिशन हुए हैं, तो ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे गैर जिम्मेदार संगठन और भारतीय जनता पार्टी जैसा नफरती राजनीतिक दल, इन्हें किसने अधिकार दे दिया कि इस तरह के? नहीं, फिर मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास के नारे का क्या होगा? जो अगर भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पर चलेगी, हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भारत में कुल मिलाकर 14,222 हैं। इनमें ईसाई चलाते हैं 7,908 संस्थान, मुसलमान चलाते हैं 5,332, जैन 587, सिख 300, बुद्धिस्ट 68, पारसी 15। तो अल्पसंख्यक तो हिंदू भी है ना जम्मू कश्मीर में।
मुसलमान अपना चला लें, हिंदू अपना क्यों ना चला सकें? नहीं, बिल्कुल सबको अधिकार है। जो जहां अल्पसंख्यक है उसको अधिकार है, उसके लिए सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। इस संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे भी तो बहुत संस्थान है, जैसे आपने अभी टाटा इंस्टीट्यूट का नाम लिया। टाटा इंस्टीट्यूट एक अल्पसंख्यक व्यक्ति के द्वारा संचालित है, लेकिन उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो संदीप जी, कोई अल्पसंख्यकों के चंदे से या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है, इसी से तो वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो जाता। और अगर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किया, एडमिशन की सुविधा का कोई नियम बनाएंगे तो फिर आपको पूरे देश में बनाना पड़ेगा। एक जगह एक स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक है, या 2-3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी ऐसी नहीं, फिर तो देश पूरा तो बांट वहां दो अगर ना। हिंदुओं को लाभ मिलेगा, राजकुमार तो भाटी, फिर तो हर स्टेट में जगह देश आपको- बढ़ जाएगा। ये सिर्फ शिक्षण संस्थानों में क्यों होगा? फिर तो जम्मू कश्मीर में अगर भाई 68%, 68% मुसलमान हैं, तो पुलिस में भर्ती सारे मुसलमानों की कर दो। फिर तो ये होने लग जाएगा। फिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, थमेगा? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं आप वही बात दोहरा रहे हैं। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह यहां दर्जा देंगे, विशेष सुविधा देंगे, तो फिर बाकी जगह मुसलमान, जैन, बौद्धों को हमें देनी पड़ेगी, ईसाइयों को देनी पड़ेगी। तो ये सोच के मांग उठानी चाहिए, अगर कोई मांग उठा रहा है तो। और जो नियम के अनुसार एडमिशन हुए हैं उसमें केवल एक भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समुदाय से नफरत करती है, उस नफरत के वशीभूत इस तरह के मुद्दे उठा रही है। वरना इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं। छात्र सब एक जैसे, छात्रों में भी क्या भेदभाव करना। स्टूडेंट हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, लोगों को इलाज करेंगे, देश की सेवा करेंगे, उसमें भी आप धर्म उठा रहे हैं, जाति उठा रहे हैं। तो ये मांग ही गलत है। और ये सिर्फ मुद्दा धर्म और उठाएगा जाति की भारतीय जो जनता बात पार्टी नहीं है, के इसके द्वारा अंदर केवल- बहुत सारी जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त जो सोच हैं, जो विचार हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाया जा रहा है। पक्का मेरे साथ पूर्वाग्रह है इसमें। जी, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, अब वो जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ जाएंगे। लेकिन अभय दुबे, आप तो खुद अकादमिक रहे हैं, पत्रकार होने के साथ साथ, राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ। ये अब पढ़ाई में भी, डॉक्टरी में भी घमासान हो गया है शुरू, हिंदू मुसलमान हो गया है, ऐसी तकरार सज गई है, सियासी दुकानदारी का बाजार। संदीप जी, मैं तो इटावा का रहने वाला हूं और हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा हूं। मैंने दर्जा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई वहीं पे की है। और उस कॉलेज में नाम से ही जाहिर है कि वो मुसलमानों द्वारा चलाया गया कॉलेज है, और आज भी इटावा के बेहतरीन कॉलेजों में से एक है। उस कॉलेज में उस वक्त भी और आज भी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू पढ़ते थे, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू शिक्षक होते थे उसके। और उसके प्रिंसिपल अमानुल्लाह खां शेरवानी जब लंदन गए कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए, तो अपने पीछे इसको इंचार्ज बना के गए, वो अग्रवाल साहब थे। वो उन्होंने मुसलमान शिक्षक को इंचार्ज नहीं बनाया। ये तो मैं अपना निजी उदाहरण बता रहा हूँ। अब आइए दूसरी, आपने मुझे बताया कि मैं एकेडमिक भी हूँ, तो उसके नाते अब ये बात कह रहा हूँ। हिंदुत्व का एक बहुत पुराना एजेंडा है कि हिंदुओं में किस तरह अल्पसंख्यक मानसिकता विकसित की जाए। हैं बहुसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक मन में जो भय रहते हैं, जो शंकाएं रहती हैं, दुश्चिंताएं रहती हैं, वो उनका अंकुर किसी तरह हिंदू मन में बोया जाए। इसके लिए वो मांग उठाते हैं कि हिंदू जहां जहां देश में अल्पसंख्यक हैं, वहां वहां उन्हें अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जाए। ये जो कश्मीर में विधानसभा में जो भाजपा के नेता ने बात कही है, ये उसी रणनीति और उसी एजेंडे की अभिव्यक्ति है। वो चाहते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों की तरह सोचें, और हिंदुओं का एक छोटा हिस्सा, एक जमाने में तो केवल 3-4% था, धीरे धीरे बढ़ के वो थोड़ा 15। मतलब आप ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, पर आप ये कह रहे हैं कि जैसे आजकल, पहले मंडल पर बड़ा बवाल कटा था जी, पर अब होड़ लग गई है बहुत से तबकों में कि हम पिछड़े हैं जी, हमें आरक्षण दो। अब ये भी होड़ हो गई है कि हम अल्पसंख्यक हैं, फलानी जगह हम अल्पसंख्यक हैं जी, हमें अल्पसंख्यक मानो। वो मसला थोड़ा अलग है। वो जो आप जो कह रहे हैं वो मसला थोड़ा अलग है। वो दरअसल केवल हिंदुओं के बीच का ही ज्यादा मसला है व्यवहारिक रूप से। तकनीकी रूप से तो मुसलमान भी पिछड़े हैं, लेकिन वो मसला हिंदुओं के बीच का है। ये मसला जो है ना, इसमें बाकायदा अदालत में तमाम सारे मुकदमे डाले गए हैं, अदालतों में मसले विचाराधीन हैं
कि हिंदुओं को भी जहां पर वो अल्पसंख्यक हैं वहां पर उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, ताकि उन्हें ठीक उसी तरीके से काम करने की सुविधा प्राप्त हो जिस तरह जहां मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध जिनकी संख्या आपने बताई वो करते हैं उस तरीके से। और जब हिंदू कई जगह पे अल्पसंख्यक घोषित कर दिए जाएंगे तब फिर व्यापक तो फिर उदाहरण वो ठीक है, पर जो ये मांग उठ रही है फिर तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बहुत से लोग वहां पर चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, भाई वहां पर भी CUET स्कोर का 85% वेटेज है, 15% वो वहां पर इंटरव्यूज भी होते हैं, फिर तो वो पूरा क्रिश्चियन कॉलेज भी बन गया क्या वो क्रिश्चियन कॉलेज? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को अभी तक इस खुराक पर नहीं पाला गया था, इस राजनीतिक खुराक पर नहीं पाला गया था कि वो अल्पसंख्यकों की तरह सोचें। अल्पसंख्यकों की तरह उनको सोचने का एजेंडा तभी कामयाब हो सकता है जबकि देश के कुछ हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक जो है मान लिए जाएं कानूनी रूप से। जैसे ही हिंदू अल्पसंख्यक कानूनी रूप से माने जाएंगे, कहीं उनको दर्जा प्राप्त होगा, वैसे ही उनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। ये पूरा प्रपंच इसलिए रचा जा रहा है, इसीलिए बड़े रणनीतिक रूप से वहां के जो उपराज्यपाल हैं वो खामोश हैं, जो श्राइन बोर्ड है वो खामोश है, और एक नेता केवल ये वक्तव्य दे रहा है, लिटमस टेस्ट कर रहा है, वाटर टेस्ट कर रहा है एक नेता, ताकि इसको हवा में उछाल दिया है। अब इसके ऊपर बहस होगी, तकरार होगी, ये होगी, और उसकी राजनीतिक गोटी लाल होगी और उसकी विचारधारात्मक गोटी लाल होगी। इसलिए सब ये किया जा रहा है पूरा का पूरा। ये राजनीतिक प्रयोग है, ये कह रहे हैं अबे दुबे, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये राजनीतिक प्रयोग है क्या? टेस्टिंग द वॉटर्स हो रहा है। आप भी इससे नाइतफाकी रख रहे थे जो आपने कहा, पर ये भी एक राजनीति का एक नया मकाम हासिल किया जा रहा है क्या? देखिए अभय जी की अभिव्यक्ति की उनको भी स्वतंत्रता है, वो जो कह रहे हैं उनके अपने विचार हैं, लेकिन संदीप जी भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो आम जन को शिक्षित करके, आम जन को रोजगार मुखी शिक्षा देके, वैज्ञानिक सोच के साथ शिक्षा देके भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है और सर्वाधिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है 2014 से लेके आज तक। कितने विश्वविद्यालय खोले गए हैं 11 साल में? सर्वाधिक विश्वविद्यालय, ये तो फिर वही व्हाट्सएप ज्ञान हो गया, थोड़ा आंकड़ा बता देंगे उसके आंकड़े बताते हैं आपको। जो विश्वविद्यालय जो संचालित थे उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए, यानी मृत प्राय पड़े थे उसे भी ठीक करने का काम, यानी रिफॉर्म किया है। सभी जरा भारत के शिक्षा मंत्रालय ने सर्वाधिक नियुक्ति करने का प्रयास किया है, सभी एडमिशन की प्रक्रिया सुदृढ़ की है, यानी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा सब कुछ और जनरलाइज कर दिया। कोई स्पेसिफिक आपने एक जानकारी नहीं दी। नई शिक्षा नीति का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर बवाल आज तक नहीं थम रहा। कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी तमिलनाडु में होता है। ढंग से वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है क्या नहीं, खुद मंत्रालय को पता नहीं। नहीं संदीप जी ये तो सामान्य सी बात है कि बवाल आएगा ही और विरोध होगा ही और तमाम चीजें होंगी, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन जो अभय जी कह रहे हैं और जिस बात को आप लेके आए हैं, बदले जा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज्योतिष विद्या और उस पर ज्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है भारत। ये नया भारत है, ये वैज्ञानिक सोच की नहीं। देखिए भारत की ज्ञान परंपरा के हिसाब से चलना ही चाहिए। भारत हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सुदृढ़ रही है। अरे तो उसे नकारा नहीं जाएगा ना, उसे इग्नोर करेंगे जीरो क्या? किसने खोजा जीरो? भारत का सिर्फ ज्योतिषाचार्य ही आपको याद आता है, भारत की बाकी वैज्ञानिक सोच कहां चली गई? हम तो चंद्रयान, हम तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान चंद्रयान प्रज्ञान तक की बात कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, हम उसको माध्य देखिए क्या है संदीप जी, आप केवल उसको ऐसे देखेंगे कि धर्म संस्कृति और सभ्यता और इन सब बातों में नहीं। विकसित भारत है, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तो वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे हैं, हम तो युगानुकूल हो रहे हैं, राजनीतिक प्रयोग भी हो रहा है। इस विकास में राजनीतिक प्रयोग भी ये हो रहा है। राजनीति इसमें कहीं नहीं है। शिक्षा सबके विकास का मार्ग सुदृढ़ करती है, उस पर काम हो रहा है निस्वार्थ रूप से, और सभी को शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास। देखिए एक सेकंड, अब एक ये सवाल आया, त्रिलोकीनाथ मिश्र हैं
दानापुर वासी हैं बिहार के। ये कह रहे हैं कश्मीर में पहले हिंदू छात्रों को मारपीट कर पढ़ने से रोका जाता था, अब जम्मू में भी मुस्लिम पढ़ेंगे तो हिंदू कहां जाएंगे। संदीप वजीर, ये होता है व्हाट्सएप ज्ञान। ये मुझे भी 28 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए कि हिंदू छात्रों को पीटा जाता था जम्मू कश्मीर में, पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये अद्भुत ज्ञान मिश्र जी आपके जरिए पहली बार मिला है और ये आपकी कोरी कल्पना है। यही है बड़ी दिक्कत क्या संदीप वजीर? सर 90s का जो दौर था वो एक डार्क फेज था जम्मू कश्मीर के लिए। उस बात को हर एक आदमी जो जम्मू कश्मीर का और देश का ख्याल, वो आतंकवाद था, किसी छात्र को कि पीटा जाए, आतंकवाद अलग है। वो पंजाब ने भी आतंकवाद झेला है। आतंकवाद को इस साधारण प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाएगा। मैं उसी बात पे मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों को पीटा गया हो। ये इन्होंने कहां से ये सुन लिया और कहां से अपना कमेंट कर दिया इस मुद्दे के ऊपर। ये मिश्रा साहब को मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जहां पे छात्रों को पीटा गया हो कश्मीर में पढ़ने की वजह से। ठीक है कि उनकी जो छात्र कश्मीर में पढ़ रहे हैं उनकी तादाद बिल्कुल कम हो सकती है, लेकिन एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है। तो वो अपने फैक्ट्स को पहले करेक्ट करें। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को सर बड़ी आसानी से एक स्केप कोट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब रेस्ट ऑफ द इंडिया में बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाना हो तो वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक लौती ऐसी स्टेट है जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो अब आज एज बीइंग ए सिख मैं भी तो ये बात बोल सकता हूं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 50 सीटों में आपने सिर्फ एक ही सिख को एडमिशन दी, कम से कम हमें 5-7 मिलनी चाहिए थी। नहीं, तो सर एक प्रक्रिया है उसकी। अगर हमारे बच्चे उसमें दूसरा सवाल उठ जाएगा तो क्या आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं? आरएसएस कहता है सिख तो हिंदू हैं, वो तो मुसलमानों को भी हिंदू कहते हैं, आप तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। सर ये उनके कहने से कोई थोड़ा चल जाएगा। वो तो बड़ा, अब जैसे सौरभ मालविया साहब कह रहे हैं कि हम ये बात करते हैं, हम तो विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन सर अफसोस इस बात का है कि वो सिर्फ बात ही करते हैं। बात करने और उनके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एक फ्रेज है इंग्लिश की, तो एक्शन तो कोई दिखाई नहीं देता उस बात का। सिर्फ बात, वो एक हाथ से बात दूसरी करते हैं और उनके एक्शंस जो है वो बिल्कुल उसके उल्टा चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाना है और उसी से उनको ताकत मिलती है, डिवाइसिव एजेंडा को। इसी वजह से वो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन क्योंकि कैमरा पे आना है और देश देख रहा है और आपके सामने आके वो कुछ बोल नहीं पाते, तो वो ये बोलते हैं हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो असल में ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये डिवाइड कर रहे हैं क्या? जो बात ये कोई मसला ही नहीं है बेसिकली। राकेश शुक्ला, ये राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है या अब शिक्षा में भी? पहले तो भाई यूनिवर्सिटीज पर लानत मलानत की जाती थी, अब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान होने लगा। नहीं, देखिए शिक्षा और शिक्षक, मुझे लगता है अभय जी तो शिक्षक ही हैं। इन दोनों ने कभी किसी के साथ विभेद नहीं किया। संदीप भाई, जो मूल मसला वो ये है कि जो मेरिट का मैजिक नंबर है ना, उसने विरोध का रास्ता बना दिया है। जो 42 नंबर आया, वो 42 नंबर जो है उसने विरोध का रास्ता दिया। अब भारत में यदि आप देखेंगे तो मेरिट भी संदिग्ध है। उसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण पूजा खेड़कर जी हैं कि जिन्होंने ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया जिसके चलते वो आईएएस बन गई। दूसरा उदाहरण एक और महिला आईएएस है जिन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया और डांस करता हुआ वीडियो आया। फिर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो विरोध का रास्ता तैयार कर रही। अमरजीत बड़वाल है हमारे दर्शक, कुरुक्षेत्र वासी हैं, वो कह रहे हैं हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ तो अपने ही देश के बच्चे रहे हैं, इस पे इतना बवाल क्यों काट रहे हो? नहीं, देखिए क्या है, मैं फिर से कहूंगा कि संदेह हर जगह पे फैल गया है। जैसे अभी राजकुमार भाटिया जी ने कहा कि यदि वो पढ़ लेंगे चिकित्सक बन जाएंगे। हम सब जानते हैं भारत में बहुत सारे मुस्लिम आज भी चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं। लेकिन अभी हाल में जो आपके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकले हुए चिकित्सक हैं, उन्होंने लाल किले के पास जिस तरीके से भारतीय जनता की सेवा की, उसने एक और संदेह को जन्म दे दिया। तो सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं संदेह हमारे समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला सवाल आ रहा है, हरिहर सिंह पटेल हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, आप ही के राज्य से हैं। वो कह रहे हैं ऐसे तो फिर माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल में हिंदू मुस्लिम देखकर इलाज होना चाहिए, फिर तो
मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं कराएगा हिंदू, और हिंदू डॉक्टर से मुसलमान इलाज नहीं कराएगा। मतलब हम वहां चल पड़े ना, अब उस ओर चल पड़े। मैं वही तो कहने जा रहा हूं कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही, आपने जो प्रयोग की बात की ना, ये प्रयोग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आशंका बढ़ती जा रही है, तब वो प्रयोग के स्थान पे पहुंचेगा। अभी प्रयोग के स्थान पे संदीप भाई नहीं पहुंचा है, अभी आशंका बढ़ाने का कार्य चल रहा है दोनों पक्ष से। आशंका बढ़ाए जाओ। जी, मुझे आवाज नहीं आई संदीप भाई। मैंने कहा आशंका बढ़ाए जाओ, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि आशंका अभी क्या है, शुरू हुई है, और ये आशंका बढ़ते बढ़ते जब अपने चरम पे पहुंचेगी, तो उस चरम पे पहुंचने के बाद फिर एक नया नहीं, आपने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। ये मन में शंकाएं पैदा, अल फलाह यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र कर दिया कि भाई उन्होंने क्या किया लाल किले में, 4-5 सर फिरे, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे या प्रतिनिधि हो जाते हैं क्या? जेएनयू पर भी इसी तरह से लानत मलानत बरसाई गई कुछ साल पहले। ये बताना भूल गए बीजेपी वाले कि भाई निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर भी वहीं से पढ़े हैं। या एएमयू तो आतंकवादी पैदा करने की यूनिवर्सिटी है, ज्यादा हिंदू पढ़ते हैं वहां पर बजाय कि मुसलमान। हकीकत कब सामने लाई जाएगी? मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, हमारे देश में चावल पकाने का एक सिस्टम है कि ऊपर का एक चावल दबा दीजिए तो उससे पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया है। सवाल इस बात का है कि जब 1, 2, 3 इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शंका का दायरा बढ़ता जाएगा और हम बढ़ाते जाएंगे। शंका का दायरा बढ़ रहा है राजकुमार भाटी, और हम इसे बढ़ाते भी जाएंगे। और चावल पकने की जो ये बात कह रहे हैं, हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि एक चावल पक गया तो सारे पक गए, मतलब एक आदमी गलत निकल गया कहीं से तो सारे आदमी गलत हो गए। अगर उस ओर इशारा कर रहे हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपकी टिप्पणी? मैं तो इनकी एक बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता, शुक्ला जी की से। इन्होंने सारी बातें गलत बोली हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षा ने कभी भेदभाव नहीं किया इस देश में। इस देश में हमेशा शिक्षकों ने और शिक्षा ने भेदभाव किया है, दलित समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ। इस देश में शिक्षक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंगूठे कटवा लिए हैं। अगर वह पढ़ने वाला छात्र उनकी जाति का नहीं है, ऊंचे वर्ग से नहीं आता, तो उसके अंगूठे तक कटवा लिए गए हैं, एडमिशन तक नहीं दिए गए। और जो ये कह रहे हैं कि एक चावल से पता लगा लेंगे, तो ये जो रोजाना पकड़े जा रहे हैं हिंदू समाज के जो लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए और बम फोड़ते हुए और आतंकवाद को पनाह देते हुए, तो वो चावल कहाँ जाएंगे फिर? पहचान हमें व्यक्ति के चरित्र से करनी चाहिए, किसी की जाति और धर्म से किसी की पहचान नहीं करनी चाहिए, और किसी जाति और वर्ग के ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। ना तो कोई जाति वर्ग देश का मालिक है, न देश प्रेम का ठप्पा लगा सकते हैं, न देशद्रोह का ठप्पा लगा सकते हैं। अलग अलग किसी भी जाति में अच्छे देशभक्त हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, और किसी भी जाति में निकम्मे लोग हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, हत्यारे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उन चावलों को अगर हम एक खाने में तोड़ने लगे कि एक चावल से ही समझ गए हम तो गॉड से सही कि ये पूरे हांडी के चावल कैसे हैं, तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो खुद पे ही भारी पड़े। ये बिल्कुल मैं इनकी एक भी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और ये जो विवाद उठाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी, आपके नारे का क्या होगा? आपके लोग आपके नारे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या पढ़ाई में मजहबी घमासान और विकास साथ साथ संभव है? क्वेश्चन आपका 1 घंटे की डिबेट में निकल के ये आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्या माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करने का फंडामेंटल बेसिस होता है कि नहीं? तो जवाब है हाँ। तो अगर कश्मीर में, जे.एंड.के में हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कश्मीर में क्या हुआ था तो ये लोग बोले नहीं है। सरकार आपकी वहां पर 370 अनुच्छेद आपने हटा दिया, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। मैंने कहा कि कौन रोक रहा है? सीधा सवाल यही निकल के आया है, क्या गाइडलाइंस चेंज होनी चाहिए, क्या रूल चेंज होने चाहिए, क्या माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए? और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनने से आप दरअसल आरक्षण थोड़ा दे रहे हैं उन लोगों को। एएमयू में कोई आरक्षण नहीं है, जामिया में भी 50%, नहीं जामिया में है वो डिस्क्रिशनरी 50% है। एक सेकंड
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आई है 9 जजेस की, उसमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि माइनॉरिटी को आप रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे, ये आपके ऊपर छोड़ा हमने। भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कह दिया था एएमयू तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ही नहीं, ये तो अभी हुआ है, तो ये तो आप पिछले आया हाँ। दिस इज व्हाट आई से। तो मेरा कहने का मकसद है कि भेदभाव क्यों करना है? माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड इन ऑल रिस्पेक्ट वेयर एवर दे आर। सो अगर जेएनके में हिंदू माइनॉरिटीज में है तो दे शुड बी प्रोटेक्टेड, सिंपल बात है। इस पे डिबेट करिए, अब दाएं में क्यों जा? इसका जवाब तो मनोज सिन्हा को देना चाहिए, देंगे क्यों बीजेपी नहीं? को देना चाहिए, देखिए। केंद्र सरकार को देना चाहिए। एनएमसी इसीलिए- की गाइडलाइंस एनएमसी किसने बनाई? इसीलिए मैंने कहा कि कहीं संसद कुछ ने नहीं बनाई। है, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कहीं कुछ नहीं है। आप खामखा इसको बात का पतंगड़ बना रहे हो। अभी कहीं पे इस तरह की कोई विचार नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल के हिसाब से ये विचार होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी यही है। तो ये बेसिकली राजनीतिक गुब्बारा, ये टेस्टिंग जो होती है वो की जा रही है क्या? माहौल बनाया जा रहा है? अबे दुबे, आखिरी सवाल आपसे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो यही रहा है। मैं तो एक सवाल इसके साथ और जोड़ देना चाहता हूं, छोटा सा। जब संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों की केवल पूजा पद्धति अलग है, वो भी हिंदू हैं, और यहां पे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, वो अगर वो वहां उससे क्लेश हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, तो अब ये दो बातें अलग अलग क्यों, कैसे हो रही हैं? इसका मतलब है कि बिल्कुल दो तरफी बातें बोली जा रही हैं। वो वहां पे उल्लू बनाने के लिए बोल रहे हैं और ये भी उल्लू बनाने के लिए बोल रहे हैं, दोनों मिलकर उल्लू बना रहे हैं। तो हम उल्लू ही बनेंगे या पढ़ाई लिखाई का काम है? साथ साथ वो सवाल सही पूछा कि भाई ये सियासी घमासान और विकास कैसे साथ साथ चलेगा, और पढ़ाई लिखाई की चीज़ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रहने दीजिए, उसमें भी हिंदू मुसलमान होने लगेगा तो हम दरअसल विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इस बारे में सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।